अमेरिका के सीक्रेट लैब्स में एक हाईली स्किल्ड टीम एक नए हथियार पर काम कर रही थी। ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम मैं आपको वीडियो में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, वो उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक छत के नीचे ले आता है। बहुत सालों की मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट से जो बनना था, जो आउटपुट था, उसको एक खाली जगह पर ले जाके टेस्ट किया जाता है। ये जो भी टेस्ट था वो इतना पावरफुल था कि वो रात के अंधेरे को भी दिन जैसा रोशन कर रहा था। आप लोगों को लग रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1945 की अमेरिका की न्यूक्लियर बम टेस्ट की। चलिए पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कुछ हिस्सों पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उभर के आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया के सबसे बड़े और डिस्ट्रक्टिव वॉर्स में से एक था। इस वॉर ने दुनिया के कई देशों को तबाह कर दिया, लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली और दुनिया के फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। 1945 तक आते आते दुनिया एक नए दौर में थी। ये कहानी है उस वक्त की जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराने का सबसे मुश्किल और कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था। इस डिसीजन ने न सिर्फ वॉर को खत्म किया, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। 1945 के समर तक यूरोप में युद्ध का अंत हो चुका था, पर पैसिफिक रीजन में फाइट अभी भी चल रही थी। जापान जो है लगातार बॉम्बिंग और एरिया लूज करने के बावजूद अनकंडीशनल सरेंडर करने को तैयार नहीं था। उनकी मिलिट्री की प्लानिंग ही रेजिस्टेंस और सैक्रिफाइस पर फोकस थी। जापान के कैमिकाज़ी पायलट्स, यानी कि जापान के सुसाइड पायलट्स, जो अपने प्लेन को एनिमी के शिप्स के ऊपर क्रैश करवाते थे और अमेरिकन नेवी पर अटैक करते थे। और वहाँ पे सिविलियंस को भी सिखाया जा रहा था कि अगर अलाइड सेना आए तो वो अपने आखिरी सांस तक लड़ें। चलिए इसी वक्त अमेरिकन आर्मी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा था। साफ तौर पर देखा जाए तो उनके ऊपर एक सबसे बड़ी चुनौती थी। वे ढूंढ रहे थे इस युद्ध को ख़त्म करने का तरीका। उन्होंने जापान पर एक बड़े इन्वेजन का प्लान बनाया, जिसे ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दे दिया गया। लेकिन यह ऑपरेशन दोनों तरफ के लिए भारी नुकसान लेकर आ सकता था। एस्टिमेट के मुताबिक इस ऑपरेशन में 1 मिलियन अलाइड फोर्सेस और लाखों जापानीज सिविलियंस की डेथ होने वाली थी। इतने बड़े खतरे के बीच अमेरिकन्स को एक नई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, एक ऐसा वेपन जो आज तक पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में दोबारा कभी भी यूज नहीं किया गया। अमेरिका के सीक्रेट लैब्स में एक हाईली स्किल्ड टीम एक नए हथियार पर काम कर रही थी, और वो था न्यूक्लियर बम, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट को एक छत के नीचे ले आया। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एर्नेस्ट फर्मी और नील्स बोर। और उनके बहुत समय की मेहनत के बाद 16 जुलाई 1945 को पहला न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया गया। ये टेस्ट न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में किया गया था और इसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट रखा गया था। और यहाँ पे सीधी सी बात है, उस टेस्ट के दौरान हमें एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है, जो इतना पावरफुल था कि 20,000 TNT के बराबर लग रहा था, जो वहाँ पर रात को भी दिन जैसा रोशन कर रहा था। TNT का मतलब है ट्राइनाइट्रोल्यूइन, जिसका मतलब होता है एक ऐसा केमिकल एक्सप्लोसिव जो अक्सर मिलिट्री और कंस्ट्रक्शन में हमें देखने को मिलता है। इस टेस्ट के बाद यूएस के सामने एक एथिकल डिलेमा सामने आई। क्या इस बम का यूज वॉर को खत्म करने के लिए किया जाए, या दुनिया को इसकी पावर के जरिए शांत करने की कोशिश की जाए? साइंटिस्ट के लिए ये एक टफ डिसीजन था। युद्ध के लिए इसका यूज करना स्ट्रेटेजिक तो था, लेकिन उसका मोरल इम्पैक्ट उससे बहुत बहुत बड़ा था, क्योंकि पूरी दुनिया का फ्यूचर इसी डिसीजन पर डिपेंड करता था। ट्रिनिटी टेस्ट अपने आप में एक सफलता तो थी, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे लिए एक वार्निंग भी थी। उस वक्त टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना जरूरी था। क्या ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए इस बम का इस्तेमाल करना सही होगा, या इसका सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ही काफ़ी है? यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना या दिखाना। न्यूक्लियर बम को यूज़ करें या ना करें, ये डिसीजन आखिरकार एक आदमी पर डिपेंड करता था, और ये आदमी थे प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के मौत के बाद ट्रूमैन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली थी, और उन्होंने वहाँ पर हिस्ट्री का सबसे मुश्किल डिसीजन लिया था। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ थी युद्ध को जल्दी ख़त्म करना। जापान ने अलाइड फोर्सेस के बिना शर्त सरेंडर के डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, तो ये लंबी लड़ाई बन जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान होगा। उस टाइम के दौरान जियोपॉलिटिक्स भी अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। वॉर का हिस्सा बनने के बाद अब पोस्ट वॉर टाइम में सोवियत यूनियन अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन रहा था। अमेरिका चाहता था कि मॉस्को को अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ का एहसास दिलाए, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बहुत रिसोर्सेज खर्च किए गए थे। इसीलिए कुछ लोगों को लगता था कि बम का इस्तेमाल उस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करेगा। 1945 के अगस्त 6 को B-29 बॉम्बर अलोना गे ने हिरोशिमा पर उड़ान भरने के बाद वहाँ पर एटॉमिक बम को गिरा दिया, और कुछ ही मिनट्स में शहर पूरी तरह से आग के समंदर में बदल गया। इस ब्लास्ट ने लगभग 70,000 लोगों की जान वहीं पर ले ली, और हजारों लोग रेडिएशन से घायल हुए, और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसके ठीक 3 दिन बाद दूसरा न्यूक्लियर बम फैटमैन नागासाकी में गिराया गया,
लगभग 40,000 लोगों की वहाँ पे इंस्टेंट डेथ हो जाती है और बाकी लोगों की बाद में जान चली जाती है। यह डिस्ट्रक्शन बहुत ही खतरनाक था। शहर एकदम से तबाह हो गए और जो उन अटैक्स में बच पाए उन्हें हिबाकुशा कहा गया। इन लोगों को अपनी लाइफ में फिजिकल इंजरीज और मेंटल डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा। उनकी लाइफ सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस और दर्द से भरा हुआ था। अगस्त 15, 1945 को बम अटैक्स और सोवियत यूनियन के जापान पर वॉर डिक्लेयर करने के बाद कुछ दिन में हिरोहितो अपने लोगों से बात करते हैं, जो एक हिस्टोरिकल रेडियो ब्रॉडकास्ट था जिसमें उन्होंने जापान की सरेंडर की बात की थी। उन्होंने वहाँ पे कहा था कंट्री को बचाने के लिए ये कठिनाइयाँ सहनी पड़ेंगी और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को युद्ध का अंत स्वीकार करने और शांति का स्थापना करने की अपील की। ये एड्रेस जापान के पूरे इतिहास में एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर जीत पाने के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने का फैसला कई क्वेश्चंस और डिबेट्स को क्रिएट करता है। 1945 के बाद से न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर कई सारी डिबेट्स चल रही हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जापान पहले ही सरेंडर करना चाहता था और अगर बम की पावर को एक पॉपुलेशन फ्री डेजर्टेड जगह पर दिखाई गई होती तो भी जापान सरेंडर करता। ऐसे में कई लोगों की जान और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बचाया जा सकता था। सिविलियंस को टारगेट करने का डिसीजन अब भी एक मेजर मोरल डिबेट का सब्जेक्ट है। बम अटैक्स की वजह से 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सपोर्टर्स का कहना है कि बम अटैक्स ने लंबी ड्यूरेशन में जिंदगियां बचाई हैं। कंप्लीट इन्वेजन की बजाय लाखों सोल्जर्स और सिविलियंस की जान बचाई गई। उनका कहना है कि बम अटैक्स ने वॉर को तुरंत खत्म किया और भी कई सारे दर्द को वहीं पे रोक दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्स के अटैक ने न्यूक्लियर युग की शुरुआत की थी। इन घटनाओं ने दुनिया के रिलेशंस को बदला और न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए अग्रीमेंट को डेवलप किया गया और वेपन्स को कम करने के लिए मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया गया। जापान के लिए 1945 के अगस्त की ट्रेजेडी के घाव आज भी गहरे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी अब शांति के प्रतीक बन गए हैं और उन जगह के मेमोरियल्स हमेशा न्यूक्लियर वार की भयंकर रिजल्ट्स की याद दिलाते हैं। ये मेमोरियल्स सिर्फ वार के डिस्ट्रक्शन का प्रमाण नहीं, बल्कि शांति और डिसआर्मामेंट के लिए डेडिकेशन का भी सिंबल है। और जो सर्वाइवल्स हैं, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, वो अपनी लाइफ इस गोल को समर्पित कर रहे हैं कि दुनिया उन्होंने जो सफ़र किया है उसे इतनी आसानी से ना भुलाएं और आगे चल के हम ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने की कोशिश करें। जापान पर किया गया न्यूक्लियर अटैक हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। ये ह्यूमन डिस्ट्रक्शन और रिजिलियंस का एक प्रूफ था। जब हम इन घटनाओं को सोच कर देखते हैं तो हम ह्यूमन इन्वेंशन की डिस्ट्रक्टिव पावर और उसके साथ आने वाली मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। ये सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है जो हिस्ट्री से आई है, जो हमें याद दिलाता है कि हमें पीस को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट्स करते रहना चाहिए। बम के शैडो ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ पीस की तरफ ध्यान देकर ही हम ऐसे ट्रैजिक इवेंट्स को फ्यूचर में आने से रोक सकते हैं और उसके लिए हमारे यहाँ से चाहिए होता है सिर्फ डिटर्मिनेशन।